आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट सोशल रिफॉर्म सीरीज। आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में इस सीरीज में, खासतौर से सोशल रिफॉर्म सीरीज में, ऐसे लोगों से मिलाते हैं आपको जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उसमें तरक्की देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, और जो खास तौर से जो समाज में बुराइयां फैली हैं उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। अभी तक हम ऐसे लोगों से मिला चुके हैं आपको, और आज उस सीरीज में हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके सामने, आपके लिए आज के जो मेहमान हैं हमारे, वो हैं मिस्टर राकिब अली खोकर। आपका ताल्लुक जो है वो रठोड़ा गांव से है। रठोड़ा गांव जिला बागपत का गांव है और छपरौली में आता है। छपरौली के बहुत करीब है। छपरौली एक बहुत जानी मानी जगह रही है छपरौली, जहां से चौधरी चरण सिंह को जाना जाता था। छपरौली और बागपत ये दो जगह ऐसी हैं जहां से चौधरी चरण सिंह को जाना जाता था, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और ये जाट लैंड है। खासतौर से रठोड़ा गांव खुद अपने आप में एक बड़ा गांव है, जहां ज्यादातर लोग आपको पुलिस और फोर्स में आपको नजर आएंगे। तकरीबन हर घर से कोई ना कोई जो है वो है तो पुलिस में नजर आएगा या आर्म फोर्सेस में नजर आएगा। ऐसे गांव से राकिब अली खोकर का ताल्लुक है। तो आइए मिलते हैं राकिब अली खोकर से कि वो, और जानेंगे उनसे कि क्या क्या प्रोग्राम वो कर रहे हैं, समाज में क्या बुराइयां देखते हैं, किस तरह की वो बदलाव चाहते हैं समाज में, और उनका खुद का अपना क्या मिशन है। राकिब अली खोकर साहब, स्वागत है आपका। वेलकम इन दिस प्रोग्राम। अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जो लोग इसको देख रहे हैं और मेरे चाहने वाले और डॉक्टर अनीस साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं भी काफ़ी आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा था, डॉक्टर साहब से और अपने लोगों से। मैं राकिब अली खोकर, मेरी पैदाश इसी गांव से है, लेकिन मेरी एजुकेशन प्राइमरी यहीं पे हुई। उसके बाद में मैंने दिल्ली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलसाद गार्डन से 10th किया। उसके बाद में मैं जामिया और अलीगढ़ में पहुंचा। मेरा जामिया में कॉमर्स में हो गया था, लेकिन मैं अलीगढ़ में साइंस साइड में मैंने एंट्रेंस दिया, लेकिन वहाँ भी मेरा आर्ट साइड में हो गया। लेकिन फिर भी मुझे एक डॉक्टर बनना था अपनी लाइफ में, मैंने सोचा था। लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे जामिया और अलीगढ़ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने वहीं पे ओखला में नूरनगर में हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने 12th की 2002 में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में MBA किया। और मेरी जो फैमिली है टोटल ये दिल्ली में है, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम दीन मोहम्मद और गिरवर दरोगा के नाम से, जिनको बिरादरी में और अपने सोशल समाज में जाना जाता है यहाँ पे, वो अब नहीं है, लेकिन वो बहुत सोशल थे और बहुत ही सामाजिक थे और अपने टाइम पंचुअल थे अपनी ड्यूटी के। तो उनसे मैं इंस्पायर होके और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को देख के और बहुत सारी चीज़ें मैंने जब देखा कि मेरे वालिद साहब इस तरह से थे, तो मैं आपको बताऊं मेरे अंदर सोशल एक्टिविटीज़ कहाँ से आई। 2000 में एक सुनामी लहर आई थी, आपको मालूम होगा, और उसमें अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, काफी प्रभावित हुए थे। तो उस समय हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ था और वहाँ पे इवेंट हुआ था कि जो सोशल एक्टिविटीज के रूप में हम कुछ स्टूडेंट को लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरी चॉइस, फिर म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लें। जी, और अब ठीक है। वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊं, आपको काफी लोगों को आश्चर्य भी होगा, उस टाइम मैंने जो कलेक्शन की थी 10 रुपीज मैंने लोगों से मांगे थे। और मैंने कोई अपने आप में हेजिटेशन और कोई शर्म महसूस नहीं की थी। पुरानी दिल्ली
आपका निज़ामुद्दीन, आपका भोगल, मैं जगह जगह घूमा और मैंने 5 दिन के अंदर मैंने 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करके अपने प्रिंसिपल को दिए। अपनी टीचर थी जैदी मैम, तो उन्होंने काफ़ी प्राउड महसूस किया मेरे पे। और उसी टाइम से मैं सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में, और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन अपने दोस्तों के साथ मैं बहुत सोशल रहता था, रिलेटिवों के साथ सोशल रहता हूँ, बहुत थोड़ा इमोशनल भी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। मतलब मैं चाह सकता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, और मैंने प्राइवेट एमएनसी कंपनी में काम भी किया है एज ए क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर। और भी कंपनी में हमने वॉलमार्ट, जो आपकी फर्स्ट नंबर पे है रिटेल में, मैंने रिटेल से एमबीए किया है। तो मैं जा सकता था, लेकिन मैं ये देखता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टच में आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, जो उनको मतलब जो वो करना चाहते हैं बेस्ट, वो उस चीज़ में नहीं कर सकते। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप जॉइंट फोर्स कर रहे हैं, या आप टीचर है, या आप जो भी जॉब प्रोफाइल में हैं, आप उसमें आप अपनी प्रोफाइल के अनुसार ही काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल एक्टिविटीज़ होने के नाते, बहुत सारे लोगों से मिलके बहुत कुछ बदलाव करना चाहता हूँ समाज में। राकिब साहब, मैंने देखा कि आप जो है समाज सेवा का जो भाव है वो आपके अंदर बचपन से और स्कूल के जमाने से ही है। जी आप बिल्कुल। से आपने बताया कि सुनामी के जमाने में आपने जो है जब आप स्कूल में थे तो उस वक्त में आपने पैसे कलेक्ट किए, और जब हम किसी की मदद करने जाते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसमें शर्म हया की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें 10 जगह भी जाना है, 10 जगह से लोगों से मांगना है पैसा, तो हम उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म हया की बात नहीं। लेकिन ये एक सेवा का भाव होना चाहिए, वही लोग कर सकते हैं, ये काम हर कोई नहीं कर सकता, ये एक मुश्किल बिल्कुल। काम होता है। जी। मैं और भी चीजें देखता हूँ आपके बारे में कि आप जो है आजकल बच्चों के आप एडमिशन्स कराते हैं, खास तौर से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के बच्चे हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, फाइनेंशियली जो पेरेंट्स वालदेन कमजोर हैं, उनके बच्चों के आप एडमिशन्स कराते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में। वो आप कैसे कराते हैं और कौन सी संस्था से आप जुड़े हुए हैं जिसमें आप इतना मदद करते हैं लोगों की? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने सोशल क्यों हैं, और आप इतनी एनजीओ में कैसे एक साथ काम कर लेते हैं, जी आप सभी को कैसे दे पाते हैं। आप बहुत सारी एनजीओ में मैं काम कर रहा हूँ, और दिल्ली की भी एनजीओ है, अपनी यूपी की भी हैं, और इंडिया में बंगाल, बिहार और कई जगह के एनजीओ में वर्क कर रहा हूँ। तो लोग को कहते हैं कि आप खुद अपनी एनजीओ में कोई अध्यक्ष पद, या आपने अपनी एनजीओ क्यों नहीं बनाई। जी तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो अध्यक्ष पद या कोई एनजीओ अगर मैं बनाता और मैं खुद उसका अध्यक्ष होता, तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता समाज के लिए। जब मेरे पे जिम्मेदारी आती है, कोई मुझे जिम्मेदारी देता है, तो मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। इवन यहाँ तक कि मैं बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करके मैं उसको चाहता हूँ कि मैं ये 100% इसमें अपना रिजल्ट दूँ। तो इसी तरह से बहुत सारी एनजीओ में मैं जुड़ा हूँ। बहुत सारी एनजीओ पास आती हैं, कहते हैं कि हम आपको ये पद दे देंगे, लेकिन मैं जो भी वो दे देते हैं मैं उससे संतुष्ट होकर काम करता हूँ। तो इसी तरह से सबसे पहले मैं जब बैक हुआ था दिल्ली से, मेरा जो रीजन था, जब मैं अच्छे काम कर रहा था, तो मेरे वालिद साहब रिटायरमेंट होके यहाँ आ गए थे। तो घर पे छोटे भाई वगैरह भी बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, घर पे कोई नहीं रहता। तो मैं खुद रिजाइन कंपनी में मैंने दिया था अपनी मर्जी से। जी और उसके बाद मैं सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि मैं वहाँ पे रहते हुए भी बहुत काम करता था अपनी कंपनीज में। मैंने अपने थ्रू, अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ पे मैं पोजीशन पे था, मैंने काफ़ी लड़के इंटरव्यू लिए और उनको सीनियर, काफ़ी चीज़ों में, अपनी बिरादरी के भी हैं 2-3 बच्चे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जी लेकिन और बिरादरी बहुत सारे बच्चे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कराए। उसके बाद में मैं फिर गांव आ गया, और गांव में मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस टाइम आधार इनरोलमेंट सेंटर, जो गवर्नमेंट की तरफ से था, वो चला हुआ था। तो मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मिली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद। मैंने वो टेंडर लिया, और 2014 से और 2015 तक मैंने 3 लाख आदमियों से इंटरेक्शन किया, 3 लाख आदमियों के आधार बनाए। तो उसमें मैंने अच्छा एनालिसिस किया। मैंने बहुत गाँव को, बड़ौत, बागपत और आपके मुजफ्फरनगर गाँव को एनालिसिस किया कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम्म मेरे साथ ऑपरेटर रहते थे, पूरी टीम रहती थी।
मैं टीम मतलब उनको कंट्रोल करता था। तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानी कि मुझे क्या करना है। वो मेरा कोई मतलब वो नहीं था कि मुझे उससे इनकम करनी है या मेरा वो कुछ मतलब ये मकसद है मुझे इसी में अपनी लाइफ बनानी है। मुझे एनालिसिस करना था अपने यहाँ आके कि मैं किस तरह से यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने एक मिशन तालीम जो है दिल्ली में फरीदाबाद में आपके बहुत नाम है उसका। तो उस उन्होंने मुझे शहजाद साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप यूपी के चीफ कोऑर्डिनेटर बन जाइए। तो मैं उसमें एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर मैंने यूपी में काम किया। तो वो आरटी के तहत और स्कॉलरशिप बेगम हजरत महल के तहत बच्चों को मदद करती है। तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप के तहत, तो मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ 1500 के करीब हमने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाई। बिरादरी के बच्चे भी हैं उसमें, नॉन बिरादरी के भी हैं। और आरटी राइट टू एजुकेशन जो होता है हमारा, शिक्षा का अधिकार होता है, अलाभित वर्ग के समूह के जो बच्चे होते हैं, कमजोर वर्ग के होते हैं, यानी कि जिनके फादर की इनकम 2 लाख से कम होती है, जी उन बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो आपके एरिया के टॉप स्कूल होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिस ज्योति है, जेपी वनस्थली, लॉर्ड महावीरा और जोहर पब्लिक स्कूल, बहुत नियर अबाउट आप जो होंगे, तो वहाँ पे हमने 2015, 16, 17, 18, 19 और यहाँ तक कि आज जी हमने 300 से ऊपर ज्यादा बच्चों के एडमिशन कराए। और स्कॉलरशिप जो मैंने बताई वो 2000 के करीब अब भी हम वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। डीएम और बीएसए और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी हमसे मिलते हैं आके। तो ये मेरा एजुकेशन में वर्क है। और हायर एजुकेशन में अपनी एक ट्रस्ट है, पहले हम कहीं वर्क करते थे। हायर एजुकेशन में जो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पैसों की वजह से जो टेक्निकल, पैरामेडिकल या मैनेजमेंट जो कोर्स होते हैं जो बहुत महंगे हैं आज के आधुनिक शिक्षा में, उसमें भी हम ट्रस्ट के माध्यम से मैं बहुत मदद कर रहा हूँ। और मेरी ट्रस्ट जो है उसमें बच्चों के एडमिशन की जो फीस होती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है, उनको सिर्फ रहने खाने के खर्च पर हायर एजुकेशन जो कि बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें मदद करती है। और बहुत सारी संस्था, जैसे मैं आपका हज वेलफेयर सोसाइटी है, मैं वैसे भी सोशल लोगों से जैसे मिलता हूँ। हज वेलफेयर सोसाइटी बड़ौत में है, वो हाजियों की खिदमत के लिए, और हम उनके फॉर्म भरते हैं, फ्री में फॉर्म भरते हैं, उनको टीकाकरण, उनको लाना ले जाना और उनको यहाँ तक कि उनको एयरपोर्ट तक उनकी व्यवस्था कराना, ये सब चीज़ें हज वेलफेयर सोसाइटी हैं। जी और मैं, आपको पता है, एज ए पत्रकारिता के रूप में भी मैं ज़्यादा लोकल जो पत्रकारिता होती है, तो जी जी लोकल के पेपर, दैनिक जनवाणी, तो मैं उनमें ज़्यादा इंटर ना रह के मैंने वो पेपर चूज किया जो इंटरनेशनल होता है। जी आवाम हिंद था मेरा 2014 से, वो बंद हो गया बीच में सरकार आने के बाद। ये जो भाजपा सरकार आई है, फिर मैंने दैनिक भास्कर, जो काफी आप देखते भी हैं कि दैनिक भास्कर काफी चर्चित अखबार है, जी उसके माध्यम से मैं उन लोगों की मदद कर पाता हूँ जो लोग बिल्कुल जरूरतमंद है और जिनकी बिल्कुल जायज अ, शिकायत होती है। मैं कभी थाने और कभी अ, ये कभी भी किसी तरह से, मतलब उस तरह से जो पत्रकारिता की इमेज होती है वो मैंने अपनी इमेज नहीं बनाई हुई है अपने एरिया में। और लोग मुझ पर बिलीव भी करते हैं इस माध्यम से। और संस्थाएं हमारी युवा एकता समिति है, जैसे हम लोग जी 2014 से लेकर 2021 अभी चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे हमारी बिरादरी के और इस हिंदुस्तान के जो अपने आसपास में रहते हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटी होती है हमारी, जो एजुकेशन में है या फोर्स में है या एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैं उनसे मिलूं और उनसे जानूं कि वो वहां तक कैसे पहुंचे और उनकी जो स्टोरी है मैं उनको ज़्यादातर बच्चों में और गांव में और ऐसे मतलब अपने एरिया में जहां मेरी कम्युनिटी, जहां पिछड़ापन है, मैं चाहता हूं कि उनसे इंस्पायर होके वो बच्चे आगे बढ़े। जैसे ये तो मैं राकेश साहब आपका एक पार्ट है कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए और ये सब आप काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है। ज़ाहिर है कि तालीमी मिशन है, एजुकेशन शिक्षा का एक मिशन है जो आप काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद भी है कि इससे बहुत बच्चे फ़ायदा उठा रहे होंगे। दूसरी तरफ आप पत्रकारिता की बात भी करते हैं कि आप पत्रकारिता भी करते रहे। एक सही और सच्चा जो पत्रकार होता है वो ये होता है कि वो
समाज को दर्शाता है, समाज को दिखाता है, समाज का आईना बनकर दिखाता है कि समाज में हमारे ये है। वो एक आईने के काम करता है और लोगों को बताता है कि हमारे समाज में आज ये हो रहा है। वो सच्चाई पर काम करता है, सच्चाई दिखाता है समाज की कि क्या हो रहा है। ये तो एक चीज हो गई। अब चूंकि आप बहुत घूमे भी होंगे, आप घूमे फिरे होंगे, आपने आधार कार्ड बनवाए लोगों के, वो सब आपने काम किए, तो आपको ये भी लगा होगा कि समाज में बहुत कुछ बुराइयां हैं। वो समाज की बुराइयों के बारे में आप सोचते हैं, तो वो कौन सी बुराइयां आपको लगती हैं कि उनको दूर करना है? देखो, बुराइयां अगर मेरे आईने से, मेरे नजरिए से देखें तो बुराइयां बहुत सारी हैं, लेकिन हम किन बुराइयों पे फोकस रख के हम उनको कितनी जल्दी से सुधार सकते हैं, या हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि हम उस बुराई को बहुत अच्छे तरीके से मतलब फेस करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बुराइयां बहुत सारी है, लेकिन जिन चीज़ों को मैं अभी देख रहा हूँ, वो सबसे पहले मुझे अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लगा। हमारे गांव की जो शिक्षा होती है, गांव देहात की जो शिक्षा होती है, वो बहुत पुअर है। और यहाँ पे जो स्कूल होने चाहिए, जिस तरह की हमें एजुकेशन लेनी है, क्योंकि आगे हमें हायर एजुकेशन में अभी नहीं पता है हमारे गार्जियनों को, और हमें नहीं पता, क्योंकि मैं उस चीज़ से मैं फेस करके आया हूँ, वो चीज़ें मैंने देखी है। जब हमारे बच्चे आफ्टर 12 कहीं बाहर जाते हैं तो वो फेस करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं, अपनी वो जो उनको स्ट्रीम होती है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसमें वो पकड़ नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है। उस तरह के स्कूल नहीं है जो इंग्लिश मीडियम जिस तरह के स्कूल होने चाहिए। और ज़्यादातर यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो डिपेंड है वो गवर्नमेंट स्कूलों पे है, गवर्नमेंट स्कूल के जो राजकीय विद्यालय हैं, जो इंटर कॉलेज है, उन्हीं पे है। लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स हैं या वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है। तो मेरा सबसे पहला जो चेंजिंग पॉइंट है, जो मतलब बुराइयां मुझे सिस्टम में आती है, कि यहाँ पे एक हर गांव में एक कमेटी या कोई एक एनजीओ रजिस्टर्ड हो और वो उस गांव की शिक्षा को देखे। और अगर आसपास में मतलब किसी भी हमारे गांव से या गांव के आसपास से भी, अपनी बिरादरी से भी कोई ऐसा इंसान हो जो एजुकेशन में वर्क करना चाहता हो, उससे हेल्प ली जाए। अपने गांव में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर पूरा पूरा उनका नजरिया हो, उनका वे नजर रखे। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है। राकिब तो साहब, एजुकेशन तो जाहिर सी बात है कि चूंकि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन गांवों में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पैसा भी है, फंड्स भी हैं, सब कुछ है। और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक काम करते हैं उनको तनख्वाहें भी बहुत अच्छी मिलती है, मगर जी बहुत जी। ही दुख भरी बात है कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। बहरहाल वो एक डिबेटेबल इशू है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये खुद हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, इस बात को समझते हुए कि हमारे समाज में किन चीजों की जरूरत है, उसके ऊपर हम खुद भी ध्यान दें। इसके अलावा, शिक्षा के अलावा, शिक्षा तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, जो यानी सबसे प्राथमिकता है शिक्षा। तो कि शिक्षा ना होने की वजह से बहुत सी बुराइयां समाज में फैलती हैं। अगर शिक्षा आ जाएगी तो वो सारी बुराइयां खुद ब खुद दूर होने लगी। लेकिन हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि जो ज्यादा शिक्षित बच्चे हैं उनमें ज्यादा जी जी। बुराइयां, इन द सेंस कि वो मान ली शादी ब्याहों को लेकर के हम बात करें, तो जो जितना ज्यादा शिक्षित हो जाता है उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ये भी एक बुराई देखो ये समाज में डोरी, नजर आती है। हाँ, ये एक दहेज जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दहेज प्रथा, मतलब दहेज का जो हमारे यहाँ पे प्रचलन चला आ रहा है। इवन मैं यहाँ कहूँ कि मेरी फैमिली भी, या मेरे आसपास बहुत सारे रिलेटिव भी हैं। ये मुझे बिल्कुल लगता है बुरा कि इतने सक्सेस होने के बाद भी, इतने पढ़ाई नॉलेज और जॉब में होने के बाद भी, सक्षम होने के बाद भी, हम लोग आशा रखते हैं कि उस गरीब बेटी, यानी कि वो जो बेटी हमारे पास आए, वो मतलब हमें, हमारी एक्सेप्टेशन इतनी है लोगों की कि वो दहेज के रूप में एक्सेप्टेशन होती है कि वहां से हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट, ये गलत है, लोगों की सोच गलत है। अगर लोग ये सोचें, हमारा एक एनजीओ, हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं डोरी सिस्टम पे, कि अगर बच्चा और बच्ची सक्सेस, मतलब दोनों एजुकेटेड होंगे और दोनों कामयाब होंगे, तो ये डोरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा, वो खत्म हो सकती है। जी जी, आपका वीडियो, जी जी।
आ गया। ये दहेज प्रथा जो है खत्म हो सकती है। बच्चा कामयाब जब एजुकेशन में कामयाब हो जाएगा और बच्ची जब कामयाब हो जाएगी, तो वो दोनों जब कामयाब होंगे तो हम इस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि ये नहीं खत्म हो रहा है और इवन बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग जैसे आप बता रहे हैं सक्सेस होने के बाद भी डिमांड रखते हैं और उनकी आशाएं होती हैं कि हाँ, हम इतने सक्सेस हो चुके हैं तो हमें ये चीजें एक्सेप्टेशन रखते हैं। ये नहीं, चीजें कभी गलत कभी है। ऐसा लगता है कि जो ज्यादा पढ़ गया वो ज्यादा डिमांड करने लगता है, जबकि उसकी तरफ वो से डिमांड होनी नहीं चाहिए। अगर उसको अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी भी लड़की मिल रही है तो वहां तो डिमांड होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बहरहाल समाज में बुराई है, इस सामाजिक बुराई को दूर करना है, सभी को मिलजुल करके करना होगा। ये राकिब साहब, जो मेरे हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त बचा है आपसे बात करके। चूंकि जहां तक बुराइयों की बात है तो बहुत सारी बुराइयां, अगर हम उस पर डिस्कशन करने लगेंगे तो वक्त भी बहुत लगेगा। लेकिन बहरहाल एक सोच समाज में आई है, एक फिक्र है बिल्कुल लोगों की कि उन बुराइयों को दूर किया जाए, शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ाया जाए, अच्छे स्कूल्स बनाए जाएं, सिर्फ सरकारी स्कूलों पर निर्भर न रहा जाए। बिल्कुल यानी ये एक सोच है समाज में, जो एक अच्छी सोच है। और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो है गांवों में अच्छे अच्छे स्कूल्स खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स। बिल्कुल ये खुल रहे सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरहाल बिल्कुल आप आखिरी उसमें 2 मिनट के लिए आप अपनी तरफ से, हम आपका नंबर भी डालेंगे अपने दर्शकों के लिए, जो आपसे खास तौर से वो बच्चे जो आपसे मदद चाहेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, वो आपके उस नंबर से आपको कांटेक्ट कर सकेंगे। आप आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा संदेश आप दें, खासतौर से युवाओं के लिए। 2 मिनट का समय आपके पास है, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं खासतौर से युवाओं के लिए? में जो युवा हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो एक बदलाव ला सकती है अपने समाज में। और वो उनके ऊपर डिपेंड, पूरी फैमिली है उनका, पूरा जो इंडिया का जो भविष्य है उनके ऊपर डिपेंड है। मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना टाइम, जो आजकल सोशल मीडिया और जो राजनीतिक, सबसे बड़ा जो मैं आपको फोकस कहना चाहता हूँ युवाओं को, कि वो राजनीति की तरफ ध्यान ना दें। आजकल हर राजनीतिक पार्टियां बच्चों को, जो यूथ है उन पर फोकस रख रही है, लेकिन वो बच्चे पहले अपने कैरियर के बारे में सोचें। वो बच्चे पहले अपने लाइफ सेटल करें, उसके बाद में ये राजनीतिक आती जाती चीज है। वो सबसे पहले अपनी एजुकेशन और अपनी नौकरी और अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाएं। जी। हमारा समाज बहुत खराब हो गया है। हमें कोई भी नौजवान गलत चीजों की एक्टिविटी ना अपनाए। वो बहुत सारी लिकर है, स्मोकिंग है, और आपकी बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत एक्टिविटीज होती है। उस चीज को छोड़ के वो पॉजिटिव चीज सोचें। वो ज्यादा से ज्यादा अपना एजुकेशन में वर्क दे, या अपने बुजुर्गों में बैठें, उनसे अच्छी बात लें, और एक अपने घर का माहौल अच्छा रखें, अपने घर में एजुकेशन सिस्टम अच्छा रखें। मैं ये कहता हूँ यूथ अपने गार्जियनों को भी, जो गार्जियन जो अभी दहेज प्रथा वाली बात आ रही थी, वो उनको सेटिस्फाई करें कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अगर यूथ अगर अपने बड़ों को समझाए तो ये चीजें, सब चीज बदलाव आ सकती है। जी तो जी यूथ जो जी। चाहता है वो बदल सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं आखिरी में आपको एक दो मेरे फैक्ट हैं जो मैं लाइफ में देखता हूँ, और मैं उन नजरिया है मेरा, नथिंग इज ए गुड और बैड बट आवर थिंकिंग मेक इट सो। अच्छा बिल्कुल और बुरा बिल्कुल। होता, हमारा नहीं, राकिब नजरिया साहब, हमारा है। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है जो है हमारा, इसलिए मैं बहरहाल आपका एक शुक्रिया करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आपने खास तौर से जो लास्ट में बात की कि जो आज का युवा है उसको ये आह्वान करना पड़ेगा कि हमें अपने समाज में तब्दीली लानी है। और अगर जो सब मिलकर के चाहें तो उन सब तमाम बुराइयों को जो समाज में फैली हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में फैली हैं, जो हमारे गांवों में फैली हैं, उन तमाम बुराइयों को हम सब मिलकर के दूर कर सकते हैं। और खासतौर से जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ताकतवर पीढ़ी है, बहुत हमारी हमारी ताकत है वो युवा पीढ़ी। वो अगर ये तय कर ले कि हमारे अपने समाज की बुराइयों को दूर करना है तो वो सब मिलकर कर सकते हैं। बहरहाल राकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। फिर हम आपसे फिर कभी जरूर मिलेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। तो देखा दोस्तों, आपने, हमारे आज के मेहमान थे राकिब अली खोकर साहब, रठोड़ा गांव से। आप एक समाज सेवक हैं, आप
चाहते तो सरकारी नौकरी कर सकते थे, पुलिस में भर्ती हो सकते थे, क्योंकि आपके गांव के लोग ज्यादातर पुलिस में हैं, फौज में हैं, सब कुछ कर सकते, लेकिन आपने वो सब छोड़कर समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। आप लोगों की मदद करते हैं, बच्चों के एडमिशन्स कराते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनके एडमिशन्स स्कूलों में, कॉलेजेस में आप उनके एडमिशन कराते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी दिलाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो राकिब अली साहब का कांटेक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे का जो है स्कूलों में या कॉलेजेस में एडमिशन कराना चाहते हैं या स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। हमें उम्मीद है आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, जो आपका अपना ट्रस्ट है, जो आपका अपना चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।